लास्ट क्लास से टच ना छूटा हो उसके लिए एक ये क्वेश्चन फिर से लाई हूं, शायद हो भी चुका हो लास्ट क्लास में. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास विद अ वॉल्यूम न्यूमेरिकल जिसमें सिंपल मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन मैंने आपसे बात करनी है वॉल्यूम बेस्ड. ठीक है. सो एट एसटीपी अगर किसी गैस के 300 ml का वजन है 1 ग्राम, कोई भी गैस है जिसका एसटीपी पे 300 ml वेग 1 ग्राम. अब अगर उसका 1 ग्राम मास है 300 ml का और मेरे से क्या पूछा गया है उसका मोलर मास, तो जब मेरे को मोलर मास निकालना है तो मेरे को एवोगैड्रो लॉ के नाम से लॉ जाना जाता है जो कहता है एसटीपी पर 22.4 लीटर्स का वजन जो भी होगा वही उसका मोलर मास होगा. ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन किस पे दे रखी थी क्वेश्चन में, एसटीपी पे. तो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सॉल्यूशन, दैट इज दिस. Since I know 22.4 लीटर का मास इज मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे अब पता लगाना है 22.4 लीटर का कितना होगा. जब 300 ml का मास 1 ग्राम है, 1 ml का मास कितना होगा 1/300. तो 22400 ml का मास कितना होगा 1/300 इंटू 22400 ml. तो इससे आपका मोलर मास आ जाएगा 74 ग्राम. अब हम क्वेश्चन में 4 गैसेस दे दें, आपको ढूंढना होगा किसका मास 74 ग्राम है. अब हम क्वेश्चन में इसके आगे इंपेरिकल मास पूछ लें, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ लें. मॉलिक्यूलर मास से बढ़ के एक स्टेप हम कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, फोकस अब उस पे रहेगा. तो इस तरह के क्वेश्चन से आगे अगर मैं चलूं और ये आप सबको फिर एक बार दोबारा याद दिला दूं, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर कैरी करता है. डन. 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाफ मोल. हाफ मोल माने कितना वॉल्यूम 11.2 लीटर्स. इसी तरह से 18 ग्राम वाटर स्टीम हुई अगर ये, तो ये 1 मोल और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स. 14 ग्राम N2 अगेन हाफ मोल 11.2 लीटर्स. तो वॉल्यूम को लेके ये बहुत बेसिक है. दिस बेसिक वॉन्ट लीड टू द क्वेश्चंस बट यस इट विल हेल्प यू सॉल्विंग क्वेश्चन. तो अब मैं आ जाती हूं अपनी डीपीपी पर. क्वेश्चन नंबर 34 मैं चूज कर रही हूं ऑब्जेक्टिव. तो एवरीवन प्लीज ओपन इट. चाहे ओनली एनसीईआरटी वाले बच्चे भी हैं वो भी सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे इसको. जस्ट सी, पढ़िए इस क्वेश्चन को ऑल ऑफ यू. हाँ, क्वेश्चन 34 में मेरे को आपको एक टर्म नहीं देनी है. जो हम ये मॉलिक्यूल्स बात करते हैं वो सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके लिए बात करते हैं. लेकिन जहां पर आयोनिक बॉन्ड आता है NaCl, CaCl2 या एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड या एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कुछ भी बोले, जहां आयोनिक बॉन्ड आता है वहां पर आप मॉलिक्यूल कंपाउंड इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते प्रेफरेबली. तो मेरे से इसमें इसको क्या बोलूं मैं कहूंगी जी 1 मोल दे रही हूं आपको, सपोज एक रैंडम इंफॉर्मेशन, 1 मोल में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं. अब मैं यहां ये नहीं पूछ सकती 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दैट इज टेक्निकली रॉन्ग. तो मुझे क्या पूछना चाहिए इसमें, 1 मोल में कितने फॉर्मूला यूनिट्स. मॉलिक्यूल की जगह क्या टर्म यूज होगी बच्चों, फॉर्मूला यूनिट्स. तो अगर ऐसा कुछ है, अब 34th क्वेश्चन आपने देखा जिसमें यह कहा गया है अगर फ्लोराइड का ही नंबर दे रखा है मेरे को 3 × 10⁻²4, बैक टू बैक दूसरी क्लास है तुम्हारा लेट आते हुए. अच्छा चलो बाद में बात करेंगे. फ्लोराइड का नंबर दे रखा है बच्चों इसके अंदर. मुझे कहा गया है फ्लोराइड आयंस का अगर नंबर है 3 × 10⁻²4, कितनी फॉर्मूला यूनिट्स या कितने मोल्स इससे बनेंगे. जो भी पूछा है क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे. यानी कहीं से मैं इतने फ्लोराइड आयंस लेकर आई, हाउ मेनी एल्यूमिनियम फ्लोराइड आई गेट. चाहे वो नंबर पूछ लें, चाहे वो मोल्स पूछ ले, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट्स पूछ ले, कितने एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन जाएंगे अगर मैं इतने फ्लोराइड्स लेकर आई. तो एम आई राइट, यही पूछा गया है. तो अब फ्लोराइड के मोल्स निकालो सबसे पहले. तो फ्लोराइड्स कितने दिए थे मेरे को 3 × 10⁻²4. इसके मोल्स निकालने के लिए मेरे को इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से. एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते ही सीधे मेरे को 0.5 दिख रहा है कट कटा के, और वो 10 की 1 पावर है तो वो मेरे को क्या दे देगी 5 मोल्स. 3 मोल फ्लोराइड लगते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाने में, हाँ या ना.
3 मोल फ्लोराइड आएंगे तब एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का 1 मोल बनेगा। 3 मोल से 1 फॉर्मूला यूनिट। मुझे इस मोल शब्द से बचना है, कोशिश करनी है फॉर्मूला यूनिट्स का नंबर ले आऊं। तो मोल्स भी चलेगा कैजुअली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कितने बनेंगे? 1/3 इंटू 5 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ AlF3। तो मेरे पास क्वेश्चन में, अगर अब आप समझ सके, ये क्वेश्चन लेने का कोई और इरादा नहीं था, बस मुझे फॉर्मूला यूनिट टर्म किसी तरह से इंट्रोड्यूस करनी थी। अब आप एग्जैक्टली देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब मैंने यहां फॉर्मूला यूनिट लिख दिया ना, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, अब समझ गई। दिस इज 1 मोल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 5 मोल्स। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या होंगी? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होंगी जितने मोल हैं, या 5/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी। तो वो आप कैलकुलेट खुद करेंगे, वो मैंने आप पे डाला। चलूं आगे? ओके, इसके बाद मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर 37। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो भी ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेके पिछले चैप्टर में इंफॉर्मेशन थी, अब हम वो आपसे लेंगे। लेट्स रिवाइज। सबसे पहले, क्या मेरी क्लास मेरे को प्रोटॉन का मास बता सकती है? मुझे नहीं पता यहां क्या पूछा, याद आ गया। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kgs। इलेक्ट्रॉन का मास पता नहीं क्या बोल गए तुम लोग, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। 10 की पावर -31 ही बोला ना? परफेक्ट। न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों के मास पता है। अच्छा, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर तुमको निकालना आता है, मास, एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दूं? प्रोटॉन्स। अब मेरे को कहा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए इतने वाटर में। आपको सिंपल एक बात मैंने लास्ट क्लास से बोली है, हर चीज को पहले किस में कन्वर्ट करो? मोल में। तो ये 0.1 मोल है, दिख रहा है, मैंने फिर भी 2 लाइनें घेरी हैं इसके लिए। 18 का 1 मोल होता है वाटर में, तो 1.8 ग्राम मीन्स 0.1 मोल। अब ये 0.1 मोल है, 0.1 मोल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? यहां थोड़ा सा गलती अगर कोई कर सकता है तो क्या, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में इफ यू रिमेंबर, कोई ये भूल गया होगा तो पक्का 1-1 न्यूट्रॉन करके 10 न्यूट्रॉन करेगा। यहां सिर्फ इरादा इसी गलती का था, बाकी इनटू डिवाइड तो आपको आता है। 8 न्यूट्रॉन होंगे वाटर के 1 मॉलिक्यूल में। 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 8 मोल। 0.1 मोल में कितने होंगे? 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 8 से। इतने मोल न्यूट्रॉन्स। अब इतने मोल न्यूट्रॉन्स माने कितने न्यूट्रॉन्स? मेरे को देखो कितनी देर लगी, और आपने करना है एक लाइन में कर डालना है, राइट? कि 1 मोल में 8 मोल न्यूट्रॉन्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 0.8 मोल। 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करूं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ये, तो अपने आप टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। किसी को लग रहा हो मैंने बहुत फास्ट कर दिया, तो उसके सामने स्टेप वाइज भी कर रखा, लेकिन पहले 25-30 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को ये स्टेप यूजलेस लगते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कुछ बच्चे वहां तक पहुंचे नहीं, इसीलिए आई एम मूविंग लाइक दिस। 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन डीपीपी में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बता दो। अगर मैं एसटीपी पे कोई भी 3-4 गैसेस के इक्वल मोल्स लेती हूं तो उनका वॉल्यूम इक्वल आएगा। सपोज 3 डब्बे लिए, एक में 1 मोल अमोनिया, एक में 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, एक में 1 मोल हाइड्रोजन गैस। तीनों के अंदर अगर 1-1 मोल लिया है तो तीनों का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा? सेम होगा। अब रिवर्स करके पूछती हूं, 3 गैसेस के डब्बे लिए मैंने, तीनों गैसेस का वॉल्यूम 100 ml है। तीनों गैसेस के नाम दे दिए, एक ओजोन है, एक ये है, एक वो है, व्हाटएवर। तीनों का वॉल्यूम सेम है तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। ये दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं बच्चे। बच्चों को ये पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर नहीं होता, बट मैं वैसे बता रही हूं, कोई और भी टेम्परेचर प्रेशर हुआ, सेम हुआ, तो भी यही बात एप्लीकेबल होगी। चेक, 2 गैसेस ली, एक है मेरे पास O2 और एक है मेरे पास O3।
दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आई एम नॉट सेइंग स्टैंडर्ड, सेम है, विच कैन बी सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 2 atm, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे अगर वॉल्यूम सेम है। अगर इसका वॉल्यूम 25 ml है, इसका भी वॉल्यूम 25 ml है, तो वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। लेकिन फिर एसटीपी क्या था, लेट्स चेक। एसटीपी ये कहता था कि कोई भी गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो उसका रूल है उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर्स। दोनों में फर्क है बात में, वहां कोई वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दे रहे हम, यहां पर दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था यहां पर। तो इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो आगे के क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे बेटर हो रही है वो अब पकड़ते हैं। अब आप ये सोच के देखिए, कहने को ये न्यूमेरिकल है जबकि न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जबकि दिया मैंने न्यूमेरिकल्स के हिस्से में है। मुझे कहा गया कोई भी एक गैस जैसे कि N2 x लीटर्स, उसका एसटीपी का मतलब मुझे पता है 1 मोल का 22.4 लीटर। किसी भी गैस का x लीटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, गैस कोई मर्जी बदल दो उसके x लीटर में सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले इस पे आओ, आज की क्लास का शुरू के आधे घंटे का मुद्दा है ये कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हो जाए आप में। आपको लॉ का नाम ना पता हो लेकिन लॉ का रिजल्ट पता हो। अगर नाइट्रोजन के x लीटर लाई तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स, सल्फर डाइऑक्साइड के x लीटर लाई उसमें भी इतने मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के x लीटर लाई उसमें भी इतने मॉलिक्यूल्स। ये मेरे को एसटीपी पे पता है। एसटीपी पर सिंपल सी बात ये आपको समझ आई कि नहीं आई। अब मेरे को कहा है एक और कोई गैस है जी, कौन सी पता नहीं, मैं तो कोई और गैस भी दे सकती हूँ, सेम गैस भी दे सकती हूँ। अब तो मुझे पता है कोई और गैस से कोई फर्क नहीं पड़ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x/2 लीटर्स ऑफ ओजोन, कितना, ओजोन के x लीटर में भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके x/2 में क्या होंगे। तो ये कोई न्यूमेरिकल तो नहीं था। हाफ करना, किसी चीज को आधा करना शुड नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल। तो मैंने शायद अच्छा कर रखा है कि नहीं पता नहीं, जरूरत नहीं लग रही मेरे को। डिवाइड बाय 2 इससे कर दीजिए, आपका एक आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में होने वाला, इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल। अब आ जाइए, गोल्ड वाला क्वेश्चन तो सभी लोगों ने मेरे को कहा है बताओ, तो मैंने क्लास में ही ले लिया था। एज पर कमिटेड 41 ऑनवर्ड्स मैंने ही लेने थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बहुत ध्यान से है, सिंपल, बस एक 24 कैरेट गोल्ड की इंफॉर्मेशन अब तक आपके साथ शेयर नहीं हुई थी वो करनी है। तो 41 क्या कहता है, 150 मिलीग्राम, ध्यान दीजिए मिली पे, ऑफ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। और इसमें शायद नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स या मोल्स ऑफ गोल्ड पूछा होगा, कोई एक चीज पूछी होगी, वो क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं गोल्ड के, पढ़िए। तो अब मेरे को आज पहली बार डिस्कस करने का मौका मिल रहा है 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है वो 100% प्योर गोल्ड है, यही मतलब है, दैट इज 100% प्योर। अगर 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड है तो उसका क्या मतलब है आज बता रही हूं। 20 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, 1 कैरेट का मतलब क्या होगा 100/24, 20 कैरेट का मतलब क्या होगा 100/24 इंटू 20, निकल के आया 83.3। यानी अगर आप 20 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, कॉइन परचेज कर रहे हैं, मतलब वो 100% गोल्ड नहीं है, वो लगभग इतने परसेंट गोल्ड है, बाकी उसमें सिल्वर या कॉपर मिला रखा। अंडरस्टूड। नाउ पूछा मेरे से ये गया था, मैं रिंग इतने ग्राम की लेके आई, इतने मिलीग्राम की रिंग लेके आई, इतने मिलीग्राम का मतलब क्या था। यानी प्योर गोल्ड जो था 150 मिलीग्राम में वो 83.3% था। जो 150 मिलीग्राम की रिंग है उसमें एक्चुअली गोल्ड तो 83.3% था। तो मैं 150 का 83.3% निकालूंगी, तो 150 इंटू 83.3/100, इतने मिलीग्राम गोल्ड खरीदा मैंने। तो वो अब मैं आके मिली की जगह 10 की पावर -3 कर दूं, मिली इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब है 10 की पावर -3 कर दिया मैंने। इतने ग्राम गोल्ड एक्चुअली में मैंने परचेज किया। अब इसके मोल निकालने के लिए मेरे को गोल्ड का मोलर मास चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा होगा 197।
क्वेश्चन में अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास दे रखा है, आ गए मोल्स, पूछा क्या था कितने एटम्स, इसको सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे लगता है, वो काम आपका, वो मैं नहीं कर रही, मेथड आ गई आपके पास। और इसको भी आप चाहो तो और छोटे मेथड से डेफिनेटली कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। इतने परसेंट आयरन प्रेजेंट है बाय मास, किसमें? हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने। हीमोग्लोबिन में इतने परसेंट क्या चीज होती है? आयरन। पहले तो मेरे को परसेंट का मतलब याद दिलाओ। परसेंट मतलब पर 100। अगर मैंने वो चीज 100 ग्राम ली, ग्राम क्यों ले रहे हो, एमएल ले हो तो भाई ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, शायद लिक्विड होता हो। क्वेश्चन में जब बाय मास दे देते हैं ना तो मतलब मास लो। अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन राइट, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में लाऊंगी तो उसमें इतना आयरन होगा। अंडरस्टूड? तो इतने ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है, यही तो पूछा है। कहने को ये जेई का क्वेश्चन है बट ये तो बहुत सिंपल बेसिक है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। परसेंटेज का मतलब बच्चों को पता है कि नहीं। वही बात जो मैंने बोली, 100 ग्राम में कितना आयरन है बच्चों? 0.34 ग्राम। 3.3 में कितना होगा? ये तो मैं क्लास 6ठी 7वीं से करके आई हूं कि इतना आयरन होगा। अब आयरन के मोल्स निकालने हैं तो इस ग्राम को किससे डिवाइड करूंगी मैं? उसके मोलर मास से जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, 56। तो 56 से डिवाइड करते क्या आ गया? मोल्स। मोल्स आ गए तो एटम्स कैसे आएंगे बच्चों? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट। तो अगेन 43 क्वेश्चन, फिर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पढ़ो पूरा, फिर वही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लाई हूं मैं, जो आज के टेस्ट में भी यही छाया हुआ है। The empirical formula of a compound is CH2. The mass of 1 liter of this organic gas is exactly equal to that of 1 liter of nitrogen. Therefore, the molecular formula of organic gas is, दोनों गैस को साफ तौर पे बता दी एक बात, दोनों के 1 लीटर का मास सेम है। Am I right? मुद्दा यही निकल के है। दोनों गैस, एक तो रख रखी है एक्स गैस, एक्स ही है ना एक गैस, और एक गैस कौन सी है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया CH2। दोनों का 1 लीटर का मास सेम है। तो लेट्स सॉर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन आवर फेवर। 1 लीटर ऑफ N2 का मास और 1 लीटर ऑफ वो ऑर्गेनिक गैस का मास क्या है? तो दोनों के 22.4 लीटर का मास भी सेम होगा, यानी दोनों का मोलर मास भी सेम होगा। तो मेरी क्लास बताए नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 28। तो इन चारों में से चुन लो किसका मास 28 है, बशर्ते उसका इंपेरिकल फॉर्मूला वही होना चाहिए जो दे रखा है। शायद CH2 दिया इंपेरिकल, मेरे को 44 आप लोगों से चाहिए। खासकर वो बच्चे कोशिश करें जो किसी भी रीजन से DPP नहीं कर पाए। यही हुआ 1/16। ओके, 1/16। इसमें एटम्स कितने होंगे? इंटू 2, क्योंकि ये क्या है? O2। अगर 1/16 मोल्स ऑफ O2, आई होप आपको पता है मैं यहां पे मोल्स की बात कर रही हूं, तो एटम्स कितने होंगे इसके? 1/16 इंटू 2। अब मेरी मजबूरी है, क्लास के साथ मेरे को 1/16 इंटू 2 लिखना पड़ता है, बट आप सब बच्चों की कोई मजबूरी नहीं, आप सीधे 1/8 एटम्स कर सकते हो। सबके एटम्स निकालो और मुझे बताओ किन दो के सेम आ रहे हैं। मतलब मैं एवोगैड्रो लिखना पड़ेगा इसमें। ओहो, कहीं कोई ये सोचे क्या कर दिया मैम ने। Na एटम्स, ये थे मोल्स ऑफ एटम। टोटल कितने एटम है उसके मोल्स, और ये मोल्स आ गए तो इनटू Na's एटम्स। अब मेरे को बताओ किन दो के सेम है। तो जिनको यूनिटरी मेथड पसंद नहीं आई उनके लिए C, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 1400। वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, 22400 ml। तो कितना वॉल्यूम आया, इसको सॉल्व करिए। 1/60 मोल। अच्छा सेम ही आ गया, चलो भाई तुम पे थोड़ा क्लियर बोलो। 16 मोल्स। अब ये क्या चीज थी? O2। फिर वही बात, अब इतने मोल्स हैं तो एटम्स कितने होंगे? 1/8 मोल्स एटम्स। सीधे अब इंटू 2 ना करूं चलेगा?
उसके बाद एटम्स कितने होंगे, वही 1/8 मोल्स की जगह क्या लिख दूं, इनटू एवोगैड्रो। तो 2 के तो सेम आ गए। तीसरा आप लोग कह रहे हो ई, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, आई एम ट्रस्टिंग यू। कह रहे होगे तो ठीक ही कह रहे होगे। इसके बाद मोक्ष ठीक है। 47th क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों ने। इस क्वेश्चन में मेरे को कहा है इतनी थिक मोटी लेयर सिल्वर की मैंने एक प्लेट पे डिपॉजिट करनी है, और उस प्लेट का एरिया मेरे को दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। क्या दोनों की वैल्यू सेम है, थिकनेस और एरिया की? नहीं, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है। तो थोड़ा, हाँ मीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स, तो मुझे थोड़ा वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन प्लेट्स आर दिस। ब्रैकेट में मेरे को सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है और साथ में मेरे को डेंसिटी दे रखी है। पता नहीं डेंसिटी क्यों दी है, राइट तो मुझे पता है कुछ लोगों को आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो मुझे इसी तरह से बात करने दीजिए। सबसे पहले मेरे को ये पता करना है कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब मैंने तो सॉल्व करके लिखा है, सॉल्यूशन में लिखा है, आप यहां से शुरू करके समझ लोगे हाँ आ गया मेरे को। नहीं, जब तक स्टार्टिंग आप खुद नहीं कर पाते तब तक नहीं आया। मेरी अगली डीपीपी में ये बहुत डोमिनेट करेगा जो आज ही शुरू हो रही है। आपको अब ये समझना है ऐसे क्वेश्चन की मैं अप्रोच क्या लूं। अगर मेरे को डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ी फ्रीडम है, मैं मास और वॉल्यूम को रिलेट कर सकती हूँ। मेरे से सिल्वर एटम पूछे हैं, भाई सिल्वर एटम कितने डिपॉजिट हुए, उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरा दिमाग क्या काम करेगा। अगर मैंने नहीं की हुई डीपीपी, अगर मेरे लिए 6 महीने बाद एकदम से क्वेश्चन आए, क्योंकि आएगा 12th के 2nd चैप्टर में ये क्वेश्चन मिलने वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहां पढ़ेंगे कि सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेट किया, गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेट किया, और उसमें पूछा कितना करंट से पहले मेरे को इसके मोल्स चाहिए होंगे। तो ये 12th के 2nd चैप्टर में अड़ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन। फिर आप कहोगे पता नहीं मैम ये अप्रोच आपको आ गई, हमें नहीं आई, तो हम +1 का ये चैप्टर रेफर करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले अगर सिल्वर के एटम्स मांगे थे, मेरे को मोल्स निकालना था। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मेरा दिमाग तो एक ही बात में चलता है। मोल्स निकालने के लिए तो एक ही चीज होती है जी, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो 108 दे रखा है, गिवन मास कहां है, ये तो मोलर मास मेरे को दे रखा है, अगर सिल्वर की बात करूं 108। गिवन मास इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं कैसे मोल्स और एटम निकाल सकती हूं। तो अगली लड़ाई मेरी क्या शुरू होती है इस क्वेश्चन में, हाउ टू फाइंड मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। सिल्वर का मास जब तक तुम नहीं निकालोगे इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको कहा है आज का मेरा टेस्ट वॉल्यूम पे डेडिकेटेड है, इसीलिए एक एक लाइन ऐसे बता रही हूं, चाहे आप लोगों का क्वेश्चन हो भी गया हो तब भी दूसरी बार में कई बातें और अलग चमकती हैं। तो मेरे को सिल्वर का मास निकालने के लिए कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं दे रखा। एक चीज दे रखी है, डेंसिटी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और मेरा टारगेट है मास निकालना, डेंसिटी गिवन है। क्या मैं क्वेश्चन में वॉल्यूम खुद निकाल सकती हूं? शायद कुछ दे रखा हो, यस। थिकनेस इनटू एरिया, थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इनटू एरिया। क्या देगा थिकनेस इनटू, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ही तो हो गया, ये मेरे को दे देगा सीधे वॉल्यूम। और यही मैंने 2 डिफरेंट यूनिट्स को ऑब्जर्व किया, उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 4 जीरो होंगे एवरीवन। तो इससे मेरा 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम कन्वर्जन में हमने बात की थी, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट मिलीलीटर्स। तो ये कितना आ गया, 25 मिलीलीटर। वॉल्यूम जैसे ही 25 मिलीलीटर आया, ये आप यूनिट देखिए 7.9 के आगे क्या लिखा है, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml, एक ही बात है। तो अब मेरे पास मास किस में आ जाएगा, ग्राम्स में। यही तो डील थी, किसी तरह से बस सिल्वर का मास ले आओ, तो सिल्वर का मास आ गया। जब सिल्वर का मास आ गया तो ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब पूछा था सिल्वर एटम्स कितने, बस उसके बाद तो यही करना है, आ जाएंगे सिल्वर एटम्स। अब आपका कैलकुलेशन जिम्मा खुद का। अब तक मैं मोल कॉन्सेप्ट में क्या बात कर चुकी हूं, मैं बात कर चुकी हूं 1 मोल इज ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। बात कर चुकी हूँ 1 मोल इज 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी, और बात कर चुकी हूँ 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं।
तो यानी अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना, चूज हैवीएस्ट, चूज लाइटेस्ट, उसमें एक ऑप्शन गायब किया हुआ था। अब आपको फिर वही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको फिर से बताना है इनमें सबसे भारी कौन, सबसे हल्का कौन। उसके लिए एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, तब वो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। इसमें आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने इतने दिन वेट किया, एक साथ नहीं दिया। ग्राम एटम इज नथिंग बट, कई केसेस में या अक्सर केसेस में इट इज नथिंग बट इक्वल टू मोल। मोल की जगह ही एक नया शब्द क्यों ले आए, क्या जरूरत पड़ी थी? मोल से जब काम चल रहा है तो तुम लोग एक और टर्म क्यों लाए, वो समझना है। ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल एटम। 1 ग्राम एटम इज 1 मोल। दिख रहा है सबको? 1 ग्राम एटम इज 1 मोल। तो जब मोल था तो तुम 1 ग्राम एटम एक और टर्म क्यों लेके आए? एक्चुअली में अब आप फिर से सुनिए, 1 ग्राम एटम का मतलब था ग्राम एटॉमिक मास। सो व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब तो 1 मोल भी था। इसी तरह से ग्राम एटम की जरूरत को समझती हूं कि क्यों मैं ग्राम एटम लेके आई। ये नया टर्म है, और ये ग्राम वो वाला ग्राम नहीं है, वजन वाला ग्राम नहीं। ग्राम एटम को इकट्ठा पढ़ेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में ग्राम एटम लिखा है वो ग्राम नहीं है। ग्राम एटम इज अ कंप्लीट टर्म, इनका तोड़ के कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वो अब समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को कहे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में मास बताओ। 1 ग्राम एटम को मेरे को यहां कैसे रीड करना है? 1 मोल। 1 ग्राम एटम को कैसे रीड करना है? ग्राम एटॉमिक मास। तो कितने ग्राम आएगा? 16 ग्राम। हाँ या ना? आपकी गर्दन नहीं लेगी, हाँ या नहीं होगा तो मैं रुक जाऊंगी। आप मेरे से यहां ये नहीं पूछ पाए, पूछना चाहिए, या पूछ ही नहीं सकते। ऑक्सीजन एटम दिया है मैम कि ऑक्सीजन गैस दी है? क्यों बच्चों, अगर मैं तुम्हें कहती 1 मोल ऑक्सीजन का मास दो, तुम देते 16, मैं कहती गलत 32 है। तुम देते 32, मैं कहती गलत 16 है। तो आप कहोगे बताओ तो सही, किसका? ऑक्सीजन एटम का कि ऑक्सीजन गैस का? क्या पूछ रहे हो आप? तो मेरे को 1 मोल ऑक्सीजन एटम कहना पड़ता या 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहना पड़ता? कहना पड़ता ना, अब नहीं कहना पड़ेगा। ये उसके लिए लाया गया। जैसे कि अगर किसी ने पूछा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब मेरे को फ्रीडम है ऑक्सीजन टर्म लिख के तुमसे सही एक्सपेक्ट कर सकती हूं, तुम्हें फंसा नहीं सकती 16 ग्राम। वहीं मैंने कहा होता 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, गैस लिखनी पड़ी मेरे को? नहीं। तो उसका कितना आया? 32 ग्राम्स। अब एक बात को फिर से सुनिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस वेट 32 ग्राम्स। इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। दूसरी टर्म मैंने ऊपर क्या लिखा है? 1 ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसको 32 ग्राम को यहां पर मैंने 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। चेक फिर से, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल लिखते ही क्या मतलब हो गया? मॉलिक्यूल लिखते ही मतलब हो गया आप तो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बात कर रहे हैं। तो यही 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यही 1 ग्राम मॉलिक्यूल 32 ग्राम है। ऑक्सीजन में मेरे को O2 देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहां एक और बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड। क्या ये समझ आया फर्क क्या है? अब इसको अप्लाई करते हैं 2-3 केसेस में, तब आपको एक्चुअली पता लगेगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, P4 नहीं दे रहा। अगला किसी ने चेक करना है, बच्चे को पता भी है कि नहीं फॉस्फोरस में 4 होते हैं, वो पता तो करना ही है भाई। आपको नहीं पता तो केमिस्ट्री नहीं है आपके पास। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस मींस P4। तब आप 124 आंसर दे पाओगे, वरना आप नहीं दे पाओगे। अगला क्यों दे P4? नहीं देना उसको, उन्होंने दे दिया मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। अब तुम सोचो फॉस्फोरस नेचर में P3 एग्जिस्ट करता है कि P4 की P8। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, वही जो ऊपर लिखी हुई है बात। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस का क्या मतलब होगा? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसका? P4 का। उसमें कितने एटम्स होंगे? 4 गुना। तो क्या मैं 4 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस भी लिख सकती हूं उसको? अब आप देख लीजिए, मेरे को P4 कहीं नहीं बताना पड़ा। यानी ये कॉन्सेप्ट लाया गया उनके लिए जिनमें एक जैसे एटम रिपीट होते हैं। Cl2, O2, O3, N2, P4, S8,
एंड सो ऑन। ये सिर्फ उनके लिए लाया गया कि क्वेश्चन में अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा है, आपकी कंफ्यूजन होगी ये हाइड्रोजन एटम है कि हाइड्रोजन गैस है, वो दिखेगा ग्राम एटम में। अब आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, समझ तो आ गया। अगला क्वेश्चन ला रही हूँ, ये नोटेड है सबके पास, ग्राम एटम ये होना चाहिए। ये बुक्स में अलग से कई बार मिलता नहीं है, और ये थोड़ा सा ही, और ये एकदम वॉश हो जाता है, और अचानक किसी क्वेश्चन में आता है, और अब ग्राम 1 ग्राम को 1 ग्राम लेके हल्का भारी डिसाइड कर रहे होते हो, जबकि 1 ग्राम एटम के 1 ग्राम को अलग से नहीं लेना है। ग्राम एटम इज अ सिंगल टर्म, राइट। तो अब मैं फिर से इसकी प्रैक्टिस कराऊं कि जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, तब तक मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये माई एक्सपीरियंस, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बीच में जरा सा आता है, आप कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं इसको। सो इसको अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी कि आपको ये पता लग जाए कल को पढ़ के दोबारा ग्राम एटम और मोल में फर्क क्या है, क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्या थी, जब सेम है तो व्हाई इट वाज नीडेड, ये आप अपने आप को जवाब दे सके, कोई और नहीं पूछेगा आपसे, ये आपका अपना है। अब अपने आप की कंफ्यूजन के लिए बचिए, मेरे से सवाल पूछा जा सकता था इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अब कुछ क्वेश्चन कुछ आया कहीं से मौके। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, एक एटम सल्फर का 32। अब यहां 1 ग्राम मत ले लेना, 1 ग्राम तो सबसे हल्का है जी। 1 ग्राम एटम मीन्स 32 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल है शायद, निकालो मास इथेनॉल का। सॉरी, हाँ S8 में ही एग्जिस्ट करता है, मैंने यहां मॉलिक्यूल बोला, इसी के लिए तो ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट लाया गया। अगर मैंने S8 मांगना होता तो मैं क्या बोलती, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बेटा बहुत से एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जब मैं 1 ग्राम एटम बोल रही हूं तो मैं अकेले सल्फर की बात कर रही हूं, मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल रही हूं तो मैं S8 की बात कर रही हूं। S8 का स्ट्रक्चर आई होप आप में से किसी ने पढ़ रखा हो, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, किंग्स क्राउन, राजा के क्राउन की तरह लगता है ये। दिस इज S8। P4 कैसा होता है, एनीवन? दिस इज P4। जहां जहां कुछ, आई होप ये पता हो आपको, ये सब आपके आएगा 12th क्लास में, कवर पेज पे बने हुए 12th की एनसीईआरटी में। ये बीच में लाइन बनती है, फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने जरूरी है, ठीक है, बीच में लाइन बनती है। ये 12th का है, मैं अभी इसको डिस्कस, या केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लगा तो मैं जरूर लूंगी इसको इफ नीडेड। हाँ जी, अब समझ में आ गया भाई, इसका मास बता दो। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो हैवीएस्ट बता लेंगे। यहां एक क्या चीज ट्रैप था, ये कोई तो सोचता सल्फर एसिड है, और जो ये सोचता सल्फर एसिड है उसने 8 × 32 करके इसको चूज कर लेना था, हमारा काम हो जाना था नेगेटिव मार्किंग। जब मैं ऊपर दे रही हूं 1 ग्राम एटम, कुछ नहीं दे रही सल्फर में स्पेलिंग के अलावा, अब ये आपको सोचना होगा एटम है कि मॉलिक्यूल। एटम है तो 1 सल्फर, मॉलिक्यूल है तो 8 सल्फर। तो पहला यूज केस तो ये हुआ। इतने ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन, मतलब फिल करना है आपको कितने ग्राम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कैटेगरी समझ लो, न्यूमेरिकल टाइप समझ लो। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन में कितने ग्राम एटम्स हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ग्राम एटम का मतलब और कुछ नहीं, मोल्स ही है। एनीवेज, मुझे ग्राम एटम जब बोला है तो मोल्स ऑफ एटम पूछा है, किसके, क्लोरीन के। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन में 1 मोल Cl2 है, कितने मोल एटम्स होंगे, क्या था ये? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बट रीचेक तो बनता है। क्लियर? तो ग्राम एटम का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं था आपको बताने का। इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने यही गलती कराई। दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन कि मोल तो 2 हैं, पता नहीं ग्राम एटम कितने हैं। भूलना नहीं, ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल्स। तो आप ग्राम एटम को खूब यूज करिए अपनी याददाश्त के लिए, तभी ये दिमाग में रहेगी चीज। नाउ DPP 3 तक आपने देखा, इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, इस चैप्टर में कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स है बस। और ये क्यों मेरे को इस तरह से कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज लेटर ऑन आगे आने वाली केमिस्ट्री में कुछ हिस्से कैलकुलेट किए जाएंगे, वो सारा दिया जा रहा है। मोल क्या था, SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी,
अमाउंट। तो अब आगे आने वाले चैप्टर में जब भी आपसे अमाउंट पूछा जाएगा कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन से इतने एम्पियर करंट इतने सेकंड के लिए ट्रेवल कराया तो कितने मोल कॉपर प्लेट हो गए, कॉपर प्लेटिंग होती है कितने शो पीसेस पे, आर्टिकल्स पे, ज्वेलरी पे, तो वहां मेरे से पूछा जाएगा कितने मोल्स कॉपर प्लेट हो गए, तो वो कितना करंट कितना टाइम, वो तो मैं तब पढ़ूंगी जब चैप्टर आएगा। मोल्स के लिए उस वक्त कौन मेरे को बताएगा, यानी को आगे आने वाले चैप्टर्स की बिट्स एंड पीसेस के लिए तैयार किया जा रहा है। अब एक ये हिस्सा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लास 12th का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, और अभी भी 12th का जब पहला लेक्चर था यही डीपीपी दी थी। डीपीपी 4 रिपीट होगी आपकी 12th में एज इट इज, बस उस पर लिखा होगा डीपीपी 1 चैप्टर सॉल्यूशन, पूरी की पूरी रिपीट होगी, एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे नहीं होगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। रोजमर्रा की जिंदगी में और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के 5-7 तरीके होते हैं जो आपको एक साथ पढ़ाने हैं। अब ये 5-7 तरीके क्या जरूरी क्यों है मेरे को पढ़ने? अगर आप कभी कोई जूस का टेट्रा पैक लाते हैं, कोई कफ सिरप लाते हैं, कोई मेडिसिन लाते हैं, कोई शैम्पू लाते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन दी होती है जी फलानी चीज इतनी है, ये इतनी है, किस में दी होती है? परसेंटेज में। एज अ लेमैन परसेंटेज में हमें पढ़ना आता है। वहीं अब आप सोचिए थोड़ा और एजुकेटेड साइड जाते हैं, आपने जरूर देखा सुना होगा, तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, तब तो आपको नहीं पता लगता जब वैक्सीनेशन होता है। अगर आप देखें वैक्सीनेशन अगर होता है, आप लोग अब देखें तो आप समझ सकते हैं वैक्सीनेशन का ज्यादातर पीडियाट्रिक क्लिनिक्स में एक डे रखा जाता है भाई, एवरी वेडनेसडे, और उन बच्चों को पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आज आ जाइए। क्यों? ऐसे ही कोविड में वैक्सीन लगा था तो प्रॉपर टाइम और डेट डिसाइड होती थी कि आपको इसी टाइम स्लॉट में आना है, आप बाद में गए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पैकिंग में वो वैक्सीन आता है, किसी की बॉडी में वैक्सीन इंड्यूस करना है या डालना है, सपोज 0.1 ml या 1 ml, पैकिंग तो 1 ml की नहीं है, पैकिंग 10 ml की है सबसे छोटी, सो दैट इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट कवर करनी है। 10 ml की पैकिंग को उन्होंने खोलना है, और हर एक बच्चे की बॉडी में अगर 1 ml डोसेज जाना है तो उनको एक साथ 10 किट्स चाहिए, नहीं तो वो उनको फेंकना पड़ेगा, एक बार वो खुल गया तो फेंकना पड़ेगा। तो यानी कि अब आप सोचिए वो कोई इंजेक्शन में 0.1 ml थोड़ी डालते हैं, साथ में एक सोल्यूशन भी डालते हैं। तो वहां जहां नर्सेज आ जाती हैं, ये काम करती हैं, दे कैलकुलेट in some other terms because they cannot take chance of mistake because they are dealing with lives. उनको highly precise होना है, तो अगर उनको highly precise होना है तो उनके लिए हमेशा ये वाली concentration term होती है molarity। हम लोगों को जो केमिस्ट हैं या जो लैब में काम करते हैं उनको डायग्नोसिस करना है कुछ, दे अगेन नीड टू बी हाईली प्रिसाइज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डोंट नो जिस चीज की वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं वो ब्लड के सैंपल का कोई डिजीज डायग्नोसिस है, वो किसी मेडिसिन का कुछ कंटेंट है, या किसी फूड ग्रेड आर्टिकल के बारे में, उसके बारे में बात है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन फेटल है। सो कहीं भी आप जब बहुत ज्यादा लाइफ से रिलेटेड या प्रिसीजन से रिलेटेड बात करते हैं तो कोई और ही टर्म आती है। आपने पोल्यूशन रिपोर्ट कभी अगर सुनी हो, पोल्यूशन वेदर रिपोर्ट के साथ पोल्यूशन रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है आज की डेट में नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था 2 ppm। इतना कम होता है, ये परसेंटेज में बताएंगे तो 0.000 कुछ बताएंगे, तो उसमें 1 0 मैंने ज्यादा सुन लिया, 1 0 उसने ज्यादा बोल दिया, 1 0 छपने में गलती होगी या पढ़ने में गलती होगी, राइट? तो उसके लिए क्या किया गया, जब एक्सट्रीमली रिमोट होती है कोई वैल्यू, उसके लिए एक अलग यूनिट उठा लाए ppm। यानी आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके बता दिया ये कितने चैप्टर्स में घुसेगा आगे। जिस भी चैप्टर में आप किसी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म की बात करेंगे, इन 5 7 6 में से फालतू में ऊपर के 3 मैंने 3 लिख रखे हैं, वो एक ही है, जस्ट आपको डराने के लिए कि 7 टर्म्स हैं, ये 3 तो एक साथ चलेंगी, परसेंटेज यू नो दैट। तो अब मैं उठा रही हूं टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या तरीके हैं लेमैन पे, साइंटिस्ट पे इसको निकालने के, सेम टॉपिक सेम DPP +1 एज वेल एज +2 में रिपीट हो। So now referring to the topic, referring to the content, सबसे पहले मेरे पास आम आदमी की भाषा में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का हमेशा मतलब क्या होता है, सेंचुरी माने पर 100।
जो भी चीज दी है वो 100 मान के दी है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है। अगर टेट्रा पैक पे लिखा है 1% फ्लेवरिंग एजेंट बाय वॉल्यूम, मतलब अगर आप 100 ml पी रहे हो तो 1 ml उसके अंदर, राइट, समझ गए, वो 1 ml, 100 ml तो 1 ml वो लिखा होता है। आज आपको बताऊंगी, अब तक तो बच रही थी इस डिटेल से। अगर तो आपको सोल्यूशन, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपका 2 साल का सिलेबस कहता है बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है आपने बस। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजों को मिला के बनाया गया होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज सॉल्यूशन। तो अब एक चीज तो क्या होगी? सोल्यूट। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों? किसको सोल्यूट कहते हैं, किसको सॉल्वेंट? लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं और सॉलिड को सोल्यूट कहते हैं। बहुत गलत। एलॉय इज अ सॉल्यूशन, उसमें दोनों सॉलिड है। जो 20, एक सेकंड आ रही तुम पे आ रही, 20 कैरेट गोल्ड जो है वो एक सॉल्यूशन है। उसके अंदर 20 कैरेट में एक हिस्सा तो गोल्ड का है, दूसरा हिस्सा सिल्वर का है। बोथ आर सॉलिड। यस, यू आर सेइंग राइट। बोलो। यस, ये 200% करेक्ट डेफिनेशन है जिसमें कोई गलती नहीं निकाल सकती। ये एक इनकरेक्ट और एक ज्यादा ही करेक्ट डेफिनेशन आ गई, इसके बीच में एक और इनकरेक्ट आती है, वो मैं दे देती हूं, आपने नहीं दी। सोल्यूट और सॉल्वेंट की कई बार लोग और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो कम है वो सोल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी भी कोई चीज नहीं है, अक्सर ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ये कोई हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं। हमेशा के लिए एप्लीकेबल क्या है? जिस चीज को मिक्स किया जा रहा है वो है सोल्यूट, जिस चीज में मिक्स किया जा रहा है वो है सॉल्वेंट। अगर मैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 2 ग्राम वाटर में मिला रही हूं तो कहीं तुम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्वेंट मत बोल देना। सॉल्वेंट का मतलब जिस में मिक्स कर रहे हो, एंड दैट विल बी क्लियरली टोल्ड इन क्वेश्चंस। अब सबसे पहले परसेंटेज बोलने के भी 3 तरीके होते हैं। वेट बाय वेट, ऊपर जो यहां लिखा है ये है सोल्यूट। कितना सोल्यूट ग्राम डाला गया कितने सॉल्यूशन में। बस ये एक और गलती है कि अपने आप सोच लेते हैं ये सोल्यूट होगा ये सॉल्वेंट। नहीं, कितना सोल्यूट मिलाया गया टोटल सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह से अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा मैं ये यूज करूंगी हमारे सब्जेक्ट में। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कितना ग्राम सोल्यूट कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में है, और दोनों वॉल्यूम है तो कितना ml ऑफ सोल्यूट कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में है। इस पे कभी भी अकेला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में नहीं आएगा, परसेंटेज 8th 9th में करा के भेजा है। ये आगे आने वाले क्वेश्चन का पहला फ्रेज होगा, ठीक है। तो आज का मेरा टारगेट है सिर्फ 3 चीजें कराने का। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, हो सका तो मोलैलिटी डिपेंड्स। ये तो वैसे ही अगली क्लास में जाएगा, नॉर्मेलिटी, जो एनसीईआरटी में नहीं है। एक और आता है फॉर्मेलिटी, वो तब करेंगे जिस दिन नॉर्मेलिटी करेंगे, नंबर ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आज तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं फॉर्मेलिटी कोई सार्केज्म या जोक में नहीं बोल रही हूँ कि मैम दिस टॉपिक इज ऑलरेडी अ फॉर्मेलिटी फॉर अस, है ही क्या। फॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी अगेन अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो तब बात करेंगे अगली क्लास डेफिनेटली। सो DPP4 इज डेडिकेटेड टू दिस कंप्लीट पार्ट। तो अब मैं आज का पहला पार्ट शुरू करती हूँ, मोलैरिटी। मोलैरिटी में ही परसेंटेजेस क्लियर हो जाएंगी। परसेंटेज पे अकेला क्वेश्चन थोड़ा बचकाना हो जाएगा इतने बड़े बच्चों के लिए। तो आप देखो तो परसेंटेज इसमें आएगी, ये पूरा मेरे से समझेंगे, इससे आसान क्वेश्चन है आज के टेस्ट में। बाकी के 4 क्वेश्चन इसमें, 5 वॉल्यूम मोल कॉन्सेप्ट और बाकी के 4 इस पे हैं। इस तरह से हमने डिवाइड किया आज के टेस्ट को। पिछले टेस्ट में आप लोग हिले होंगे जरूर नंबरों को लेके, हालांकि एक तो हमने ही गलत कर दिया, +5 तो लगभग सभी के हो रहे हैं, बट स्टिल वो जो पहले 2 टेस्ट में तुमके 40 में से 40 या 40 में से 36 आ रहे थे, वो सिर्फ क्योंकि पहली 2 लेक्चर क्लास 9th के टॉपिक थे, आप जानते हैं। अब चल रहा है आपका 11th और अब तो आ गया 12th। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स मैं लाई हूँ सारी 12th की एनसीईआरटी के उठा के लाई हूँ, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं ले रखे। तो आई हैव यूज्ड फुल 12th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल्स, जो उसकी बैक एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन।
इथेनॉल और वाटर की सॉल्यूशन, कहीं पर वाटर लिखा है ना बच्चों, तो ये भूलना नहीं, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये तो सॉल्वेंट ही है, इसको सॉल्यूट नहीं मानना जब तक हम स्पेशली ना बोले। तो इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन इज 48% वेट बाय वॉल्यूम। तो थोड़ा ध्यान से इसको नोट मत करना है, नोट करने लायक क्वेश्चन नहीं है, डीपीपी भरी पड़ी है इन क्वेश्चन की। अब जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना, मेरे साथ ओरली जरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, फिर डाउट सेशन है वो कर लेंगे। 48% वेट, ये किसका वेट होता है बच्चों? सॉल्यूट का, यानी 48 ग्राम सॉल्यूट किस में डाला है? 100 ml सॉल्यूशन में। तो 48 ग्राम ऑफ इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन, 100 ग्राम नहीं लिखा, और 100 ml सॉल्यूशन लिखा है, 100 ml वाटर नहीं लिखा, मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। बाद वाला जो भी डेटा है वो सॉल्यूशन के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए नहीं। अच्छा, अब मेरे को पूछा है मोलैरिटी, मोलैरिटी तो तक हमने पढ़ा ही नहीं क्या होता है, तो अब हम मोलैरिटी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टर्म फॉर टुडे, परसेंटेज तो बीच बीच में ही घुस जाएगी। फर्स्ट टर्म फॉर टुडे इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसको अब आने वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम से बताया जाएगा। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में नर्सेस ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लैब टेक्नीशियंस चाहे किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है अननोन चीज की, वो ये मेथड यूज होता है, मोलैरिटी। तो हमारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डीप रूटेड अगर कोई चीज है 12th तक तो वो है मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स निकालना तो बच्चों को आ गया, तो डीपीपी 3 के तरीकों से आप मोल्स निकाल लोगे, उसी को मैं डीपीपी 4 में यूज करूंगी। जिसको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने आते वो मोलैरिटी नहीं कर सकता। ऐसे एक के ऊपर एक टॉपिक आपके बनेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब केमिस्ट्री में तो वॉल्यूम सारे एमएल में दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए अगर वॉल्यूम इनको लीटर्स में चाहिए, और केमिस्ट्री में मुझे पता है मैं वॉल्यूम सारे एमएल में चलाने वाली हूं, तो वॉल्यूम को किस में पुट करना पड़ेगा? मिलीलीटर्स में। लेकिन डेफिनेशन मानेगी नहीं, मोलैरिटी कहती ही है लीटर में बताओ, तो इस एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? तो मेरा तो फॉर्मूला ये बन गया मोलैरिटी का। मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्मूला विल बी दिस। तो अगर आप नोट कर रहे हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो ऊपर वाली टर्म जरूर आनी चाहिए, और ये नीचे वाला प्रैक्टिकल फॉर्मूला जरूर आना चाहिए कि आप 25 ml, 100 ml, 150 ml, 750 ml ऐसे देने वाली हूं मैं। लीटर दे दिया, 100 में से 2 जगह तो बढ़िया है, 1000 नहीं लगाएंगे, बट बाकी 98 जगह तो ml मिलेगा, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम को। फॉर्मूला आ गया दिमाग में, कोई मुश्किल नहीं है, 2 ही चीजें हैं, मोल्स और मोल्स निकालने अब आपको आ गए। जिस भी तरीके से मैंने मोल्स निकाले, अब मैं आपसे वो पूछ सकती हूँ इस क्वेश्चन में। तो आप सोच के देखो, 11th क्लास के किसी बच्चे को अगर मैंने यहां से एक क्वेश्चन देना है, जितनी चैप्टर अब तक हो चुका है, वो सीधे मोलैरिटी देगा ना। मोलैरिटी में डीपीपी 3 तो घुस गई, डीपीपी 3 में तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के अलावा कर क्या रहे हो? तो अगर मैं मोलैरिटी दे रही तो मैं डीपीपी 3 तो ऑटोमेटिकली कवर कर रही। तो इसीलिए कहा है ये क्लासेस कनेक्टेड रहेंगी, अगले में मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड फिर कुछ आ जाएगा। सो वी विल बी कलेक्टिंग दीज थिंग्स। तो स्कूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टोइक्योमेट्री से आते हैं वाया मोलैरिटी। तो स्टोइक्योमेट्री मेरा लास्ट टॉपिक होगा, उसमें मोलैरिटी है, मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स है, खत्म, पूरा चैप्टर लपेट लिया है क्वेश्चन में, राइट। सो मोलैरिटी अब मैं निकालना शुरू करती हूं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कितना छोटा क्वेश्चन है, इथेनॉल दे दिया, कितने %, कैलकुलेट मोलैरिटी, सब तुम्हारा काम। अब मुझे पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले आज के लिए तो मैं नंबर ऑफ मोल्स अलग निकलवा रही हूं, अगली क्लास से विद इन द फॉर्मूला निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मास गिवन इन ग्राम्स, कितने ग्राम है इथेनॉल का मास, 48, और आज तो आप निकाल ही चुके हो इथेनॉल का 46, तो 48 by 46 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑल ऑफ यू नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ना भी निकालें एटलीस्ट पुट करने लायक तो हो गई मैं यहाँ पे। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, परसेंट वॉल्यूम 100 ml, तो डिवाइड बाय 100 ml, और उसको 1000 से करके मैंने किस में कन्वर्ट किया, लीटर्स में, और ये मेरे पास मोलैरिटी आ गई। करते रहो कैलकुलेट।
तो ये मैं नोट नहीं करने दे रही, इतना आसान आएगा नहीं जो नोट करें आप, राइट तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, सिर्फ फॉर्मूला का यूज मैंने आपको दिया। अगर आप फॉर्मूला का यूज समझ जाएं तो ये क्वेश्चन है आपकी डीपीपी के, ये सब्जेक्टिव, नो नीड टू डू दिस अभी, पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन चुन के दूंगी, सारे बच्चे करेंगे। आप ही की डीपीपी का क्वेश्चन थर्ड होगा, सेकंड होगा, फोर्थ होगा, ये है कितने ग्राम NaCl चाहिए मुझको, कितने ग्राम NaCl डालना पड़ेगा अगर मेरे पास 500 cc, ये cc क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ml, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ml। सो कितने ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन cc या ml, एक ही बात है, ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, जो नीचे करा है वो तो अलग बात है, एक डब्बा मैं लेकर आई हूं जिसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इस डब्बे के ऊपर लेबल चिपका हुआ है मोलैरिटी का। और लैब्स में हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब हमारे टीचर बोलते हैं ये वाली सॉल्यूशन लेकर आओ तो वी चेक लेबल कितनी मोलैरिटी का लिखा हुआ है इस पे, 0.5 मोलर। वो 0.0 क्यों दिया है, अब आप समझदार हैं, आपको पता है हम सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक लेते हैं। तो एनीवेज मेरे को न्यूमेरिकल में यूज करने को तो 0.5 ही मिलना है। 0.5 मोलर मोलैरिटी वाले में से 500 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के लाओ। मुझे ये काम दिया गया और पूछा इसमें कितना NaCl है, कितने ग्राम, यही तो है ना, कितने ग्राम NaCl होगा अगर तुम्हें लैब में पड़ी स्टॉक सॉल्यूशन में से 500 ml निकालने को कहा और उसमें इतनी मोलैरिटी है। सेम इंजेक्शंस में होता है, इंजेक्शन के ऊपर लेबल लगा होता है ये, और उसमें होता है 100 ml, और नर्सेज को जो डोसेज दी जाती है हर बच्चे की बॉडी में 1.23 मिलीग्राम ये जाना चाहिए। या किसी को पेन किलर देनी है मॉर्फिन, तो इंजेक्शन में कितना जाना चाहिए बॉडी में, 1.23 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं। तो आप ये सोचो उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता 1.23 मिलीग्राम है, एक शीशी तोड़ो और डाल दो, उसमें ये लेबल चिपका होता है। अब वो उस नर्स की कैलकुलेशन है, पहले वो ये कैलकुलेट करेगी कि 1.33 अगर ग्राम जाना है तो मुझे इसमें से कितना ml निकालना है, और यही क्वेश्चन क्लास 12th में है, और वही मेरी आज के मतलब अगली क्लास के डिस्कशन में आएगा कि एग्जैक्टली मॉर्फिन इतनी देनी है, आपने थोड़ी सी भी ज्यादा दी, यू नो इट इज फेटल। तो दैट इज वाई दिस इज हाईली प्रिसाइज वे। तो जो लोग ये काम करते हैं, इस प्रोफेशन में आते हैं, उनको मोलैरिटी रटा होता है बाय हार्ट, दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक इवन डेसिमल के तीसरी प्लेस पे जाके भी। तो यहां पर अब आपको कैसे करना है, मैं लेकर आई एक, मुझे फॉर्मूला सबको पता ही है, मेरे पास मोलैरिटी तो गिवन है इसकी, एवरीवन, हम सब इस फॉर्मूले के साथ हैं। मुझे क्या करना है, मेरे को मोलैरिटी तो गिवन है, तो यहां पर मोलैरिटी पुट कर दूं 0.5, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, तो मैं ये इनटू ये तो कर दूं, लीटर में तो डाल दूं, ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, बट स्टिल मैं पूरा एक बार करा लूं, ये और ये सब कर लेंगे काट पीट बच्चे। तो यहां पर मुझे इतना पता चल गया, कोई मेरे से नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.5 इंटू 5 बाय 10। मेरे को पता है मैं जबरदस्ती 10 लाई हूं, उसको मैं काट कूट सकती थी, बट स्टिल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल्स आते ही ग्राम तो निकाल लूंगी मैं, क्योंकि NaCl का ग्राम मोलर मास कितना होता है, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना होगा 58.5 ग्राम। एक मोल में कितना NaCl होगा बच्चों, 58.5 ग्राम। और यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 1/4 आ रहा है या 0.25 कुछ भी आ रहा होगा। तो आपको पता है 1/4 मोल्स में कितने ग्राम होंगे, तो इस मोलैरिटी में मोल कॉन्सेप्ट तो आई गया अपने आप। तो आपने पहले निकाले नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद निकाले ग्राम्स। इस तरह से मोलैरिटी के एप्लीकेशन को मैं धीरे धीरे आप तक ला रही हूं। यही सबका काम होता है कि मुझे इतने ग्राम ही डालना है, तो मेरे को कितना वॉल्यूम लेना है, वो क्वेश्चंस भी आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करिए सब।
नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इतना कम सोल्यूट हम डाल रहे हैं ना, तो उससे वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वरना आता वो। अभी आपका सिलेबस क्या कहता है, आप एज्यूम करिए नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। गुड क्वेश्चन। हाँ जी, ये करके दो। ये है वो जो मैं कह रही हूं, एक नर्स को काम करना पड़ता है। अ स्टूडेंट नीड इतने मोल ऑफ NaCl, उसको कितना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उस डब्बे से जिसपे मोलैरिटी लिखी है 0.4 मोलर। चलो, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। सॉल्यूशन की मोलैरिटी मेरे को दे रखी है 0.40, नंबर ऑफ मोल्स मेरे को बता रखे 0.250 और वॉल्यूम इज इन लीटर। ले, इतना सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड था, यही तो निकालना था, यही निकालना है, कुछ और। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ भाई। तो 0.250 डिवाइडेड बाय 0.40, आप बता दीजिए आंसर। 25/40, यही आया। तो मेथड क्लियर है, तो मैं डिवाइड तो मैं मानती हूं अब तक हमें आ गया है। Do this. Find grams of HCl in 300 ml solution of 12 molar. HCl का मोलर मास क्या होगा? 35.5 क्लोरीन का और 1 हुआ हाइड्रोजन का, 36.5 ग्राम्स। मुझे निकाल के दीजिए, लाओ ध्रुव आंसर दो इसका। 282 300, never mind, sorry. तो ऐसा लगता है कि मेरे को ये दोबारा करना चाहिए, तो बताओ भाई, किसी की समस्या है उसको देने दो मेरे को। मोलैरिटी 12 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स ही मेरे को निकालना है, वॉल्यूम 300 और लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 लाइन, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, कट कटा के जो बचा ये आए। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मेरे को पता है 36.5, तो गिवन मास GM क्या आ जाएगा ये। अब ये देख लो भाई, 36 इंटू 36 है और डिवाइड किया है 10 से। सो हो गया, ये भी हो गया आप लोगों से। अभी देखो, इसमें केमिस्ट्री में नहीं अड़ रहे आप, मैथ्स में अड़ रहे हो फिर से। कोई डिवाइड भूल रहा है तो कोई मल्टीप्लाई भूल रहा है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी इज इतनी। यहां कोई सोल्यूट नहीं दिया, यहां कोई सॉल्वेंट नहीं दिया, मैं कैसे मोलैरिटी निकालूं, क्या है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, लर्न करना होगा ये। अगर मेरे को वाटर की मोलैरिटी पूछ ली और तुम कहते हो मोलैरिटी होती है कितने ग्राम कितने लीटर में प्रेजेंट है, एक अकेला वाटर सॉल्यूशन नहीं है, फिर मोलैरिटी कैसे निकालें? हम उसमें भी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे यूज। कैसे? मुझे ये पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में भी कहा था, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम वाटर लूंगी तो वो 1 मिलीलीटर है, 1000 ग्राम वाटर लूंगी तो वो 1000 मिलीलीटर है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, बट स्टिल क्वेश्चन में अभी हम दे रहे हैं। मुझे डेंसिटी गिवन है, ये भाई पूछा मेरे से मोलैरिटी है, ये सब साइड में रखो। और मुझे सबसे बड़ी समस्या इस क्वेश्चन में क्या आती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला इज दिस। अब वाटर में क्या पुट करूं? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या पुट करूंगी? ऊपर मैं पुट करूंगी मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। और नीचे क्या पुट करूंगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर। मेरे पास चॉइस ही क्या है, एक ही चीज है, तो यही पुट करूंगी। मुझे ये जो नीचे लिखा है उसको रखते हैं साइड में, सिंपल लॉजिक से समझते हैं। ये भी दिखाना तो मुझे पड़ेगा, स्कूल में आ गए तो स्टेप्स देने पड़ेंगे। मुझे पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ वाटर। अगर मोलैरिटी पूछी जाए और वॉल्यूम ना दिया हो तो मैं क्या एज्यूम करूंगी? पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या है नीचे? वॉल्यूम इन लीटर्स। कुछ भी वॉल्यूम हो वो कट कटा के नीचे 1 ही आता है, इसी तरह से रिपोर्ट करते हो। यानी आप कभी भी मोलैरिटी की कुछ भी वैल्यू लिखो, x/y आपने डिवाइड किया, कट कटा के जो भी आंसर आएगा वो रिपोर्ट करोगे, उस आंसर में पर लीटर होना है। यानी आप मोलैरिटी बता रहे हो किसी डब्बे के ऊपर, सबसे ज्यादा जरूरी मोलैरिटी का यही कॉन्सेप्ट है। एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन 0.02 मोलर है, इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन को छोड़ो, पहले ये समझो। इसका मतलब है अगर ऐसी सॉल्यूशन का मैं 1 लीटर कहीं लेके जा रही हूं तो कितने मोल्स लेके जा रही हूं? 0.2 मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब होता है कितने मोल 1 लीटर में। कितने न्यूमेरिकल आपको DPP4 में ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ ये पूछा होगा, एक डब्बा है जी सॉल्यूशन ऑफ NaCl 0.2 मोलर, इसका मैंने 500 ml लिया तो कितने मोल ले लिए?
0.1। अगर किसी डब्बे पे 0.2 लिखा है मोलर, पूरा 1 लीटर लिया तो कितने मोल्स लिए? 0.2। 500 ml यानी आधा लीटर लिया तो कितने मोल्स लिए? अगर आप मोलैरिटी को ऐसे सोचना, बोलना, देखना शुरू कर देंगे ना, मोलैरिटी इज नो मोर फियर। कि मोलैरिटी का मतलब क्या है? एक बॉक्स पे लिखा है 0.2 मोलर और मैं कहती हूं 2 लीटर लाओ। पूछेंगे क्यों 2 लीटर लाएं भाई? 0.4 चाहिए था। 0.2 मोल्स 1 लीटर में है, लिखा है मोलैरिटी इज 0.2, मतलब 0.2 मोल्स इन 1 लीटर। और मैं कह रही हूं 2 लीटर लाओ तो कितने मोल्स ला रहे हो? डबल, दैट इज 0.4 मोल्स। तो अब अगर मेरे को वाटर की मोलैरिटी कोई पूछ रहा है बिना वॉल्यूम दिए, देखो है ही नहीं वॉल्यूम वर्ड कहीं, बिना वॉल्यूम दिए, ये तो इंफॉर्मेशन ना भी देते मेरे को पता थी। ये क्वेश्चन आपको अक्सर कंपटीशन में मिलेंगे, स्कूल पेपर्स में भी मिलते हैं। तो मुझे 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं यही तो देना है, तो नीचे वॉल्यूम कितना पुट करूंगी? 1 लीटर। 1 लीटर में मोल्स कितने? 1 लीटर में मास कितना? 1 kg। 1 kg माने 1000 ग्राम्स। ऊपर क्या पुट करना होता है? मोलैरिटी में ऊपर क्या पुट करना होता है? मोल्स। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 आ जाएंगे मोल्स। 1000 बाय 18 कितना होता है ये याद करना है आपको, 55.5। अगर आज के बाद 1 लीटर पानी की बोतल लेते हो ना बिस्लरी, उसको 1 लीटर नहीं बोलोगे, सामने वाला चाहे आपको कितना बावला समझे, आपने बोलना है 55.5 मोल्स ऑफ वाटर दे दो। ऐसे ही याद होगा आपको, नहीं तो नहीं याद होगा। इफ यू वांट टू बाय 1 लीटर ऑफ वाटर, अगला पूछे करते क्या हो बेटा, फिर प्राउडली बताओ हम नॉन मेडिया मेड के स्टूडेंट हैं। आपको नहीं पता, हमें पता है 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं, 55.5 मोल्स। यस, चलो देखते हैं। एनीवेज, जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया किताबों में, कॉपियों में ऐसे आएगा। वांट टू डू इट, डू इट। स्कूल में आया तो ऐसे पूरा देना पड़ेगा कि कैसे आप वाटर की मोलैरिटी निकालते। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूं इस क्लास में आउट ऑफ 100 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज हैं, क्या फ्रैक्शन है बॉयज का? 60/100। सॉल्व करके दे दो यार। 0.6। फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.6। अगर यही मैं आपको कहूं आई हैव अ बैग फुल ऑफ बॉल्स, जिसमें 3 कलर की बॉल्स हैं और तीनों कलर की बॉल्स का नंबर मैं आप दे दूं, किसी एक का फ्रैक्शन निकाल के दे सकते हैं? तो अगर आप गर्ल्स और बॉयज के डिवीजन में फ्रैक्शन दे सकते हैं, बॉल्स में फ्रैक्शन दे सकते हैं, तो आप मोल्स में भी फ्रैक्शन दे सकते हैं। तो फ्रैक्शन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, टुकड़ा, राइट? फ्रैक्शन का मतलब क्या है? टुकड़ा। टुकड़ा 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। सो अगर आपका फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो आप कुछ ऐसा गोलमोल कर गए कि डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई कर गए। फ्रैक्शन का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। 1 भी आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन जो कह रहा है उसको देखना पड़ेगा कि क्यों कह रहा है। अगर 1 भी आ रहा है तो इट इज नॉट फ्रैक्शन, 1 से छोटा है तभी फ्रैक्शन है। तो आज की लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टर्म जो मुझे लेनी है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज में करा के आ चुकी हूं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर वही मैंने कहा कि गर्ल्स और बॉयज का फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, दैट इज फ्रैक्शन। अब अगर मेरे को किसी एक चीज के मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है तो क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हुई मेरे पास ये। यानी इतना लंबा लिखने के बजाय अब और क्लास 12th की एनसीईआरटी में आप क्वेश्चंस में देखेंगे ऐसे कर रखा है। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Na प्लस NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B। बस ये करना है। तो एक क्वेश्चन करा देती हूं जिससे आपको ये ना रहे कि करा ही नहीं क्वेश्चन। अब देखिए, हर क्वेश्चन में परसेंटेज तो यूं ही आ रहा है, परसेंटेज पे अलग से क्वेश्चन नहीं ला सकती मैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है ये। 25% वाटर, 25% इथेनॉल और 50% एसिटिक एसिड बाय मास। बाय मास का मतलब दोनों साइड मास। यानी अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन ली होती तो 25 ग्राम क्या था? वाटर।
25 ग्राम क्या था? इथेनॉल। 50 ग्राम क्या था? एसिटिक एसिड। अब इनके फॉर्मूले आपसे एक्सपेक्टेड हैं। एसिटिक एसिड इज CH3COOH। तो अब वाटर का मोल्स कैसे निकालूंगी? 25/18 वाटर के मोल्स, ये तो पूरी शीट हो गई मोल कॉन्सेप्ट की। इसी तरह से इथेनॉल का मोलर मास आज तीसरी बार आ गया 46। 25/46 उसकी लगभग 0.5 अप्रॉक्स किया है, मेरे को लगता है, मैंने पता नहीं क्यों 54, तो ये लिखना चाहिए। काफी जबरदस्त अप्रोक्सीमेशन हो जाता अगर मैं 0.5 पे चलती, नॉट सजेस्टेड। ठीक है, इसी तरह से मेरे को एसिटिक एसिड का मांगा गया, तो एसिटिक एसिड का अप्रोक्सीमेटली 60 लेते हैं, ये 0.05 रहने दीजिए आप, 60 ही होता है निकालोगे तो वो लगभग हमने लिख दिया 0.8, राइट। अब आपको समझ आ गया, यहां मैंने 2 डेसिमल प्लेस लिए, तो यहां भी कोशिश यही करिएगा, लीजिएगा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं किसी एक का भी। सपोज मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है कैपिटल कर्सिव X, और अगर वो मुझे किसी कंपोनेंट का निकालना है जैसे वाटर का, तो वाटर के मोल्स मैंने ऊपर लिखे 1.3 और टोटल मोल्स लिखे। इसमें आपसे गलती क्या होगी? ज्यादातर बच्चों से गलती क्या होती है, और क्या है गलती करने का? क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे और यहां से इसी में खुश हो लेंगे, हमें परसेंटेज आती है 25 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम। आपसे वाटर का पूछा है ना, हाँ जी, 25 ग्राम बाय टोटल मास, मास परसेंट निकाल के दे देते बाय 100। मास परसेंट अलग चीज है, मोल फ्रैक्शन अलग चीज है। पहले आप हर एक को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन उसका देंगे जिसका मांगा गया। तीनों का भी मांगा जा सकता है, 2 का निकाल के 1 में से माइनस कर देना, तीसरे का तो ऑटोमेटिकली वो होगा। सो इस तरह से मोल फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट हुआ, खत्म तो नहीं हुआ। मोल फ्रैक्शन पे भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आते, ये परसेंटेज की तरह है। नेक्स्ट क्लास में मैं DPP 4 को पहले लूंगी।